नमस्कार, TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह जारी है और इस अंतर्कलह के दौरान सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आए हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी। चन्नी ने पूरी तरह से बगावत कर दी है। उनकी अगुवाई में करीब 65 के आसपास कांग्रेस के नेता भी इस बगावत में शामिल हो चुके हैं। शुक्रवार को पंजाब के रोपड़ के मोरिंडा स्थित चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पर जो बैठक हुई थी उसमें 65 के करीब कांग्रेस के नेता शामिल हुए, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 विधायक, कुछ पूर्व विधायक, एक पूर्व सांसद और इसके साथ ही कुछ अन्य नेता भी शामिल हुए, जिनमें से ज़्यादातर नेता ऐसे थे जो कि 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस आलाकमान ने भी चरणजीत सिंह चन्नी की बगावत को काफ़ी गंभीरता से लिया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिली है कि कांग्रेस आलाकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी से संपर्क साधा है और उनको कोई भी बड़ा कदम ना उठाने की सलाह दी गई है। चरणजीत सिंह चन्नी को भरोसा दिलाया गया है कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी जल्द ही विदेश से लौट सकते हैं और उनकी मुलाकात राहुल गांधी से करवाई जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस आलाकमान के अन्य जो सीनियर नेता हैं उनके साथ भी चरणजीत सिंह चन्नी की मुलाकात करवाने का भरोसा दिया गया है, जिसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी के तेवर भी कुछ नरम पड़े हैं। बताया जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को हुई बैठक को लेकर पंजाब के कुछ पत्रकारों से ऑफ कैमरा बातचीत की है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि वो ना तो कांग्रेस छोड़ रहे हैं और ना ही अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं। चन्नी ने खुद को कांग्रेस का सिपाही बताया है और दावा किया है कि वो कांग्रेस के अंदर ही बने रहेंगे, लेकिन जो चिंताएं कांग्रेस के नेताओं की है, कांग्रेस के काम कार्यकर्ता की है, वो उसे आलाकमान तक जरूर पहुंचाएंगे। उनका इशारा सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की तरफ है, जिसे लेकर चन्नी के जो समर्थक नेता है वो ये बात कह चुके हैं कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग अगर अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे तो ऐसे में पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती है और आने वाला पंजाब विधानसभा चुनाव चरणजीत सिंह चन्नी को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाकर ही लड़ा जाए। इसके साथ ही चन्नी समर्थक नेता ये भी मान रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी को आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का सीएम चेहरा भी घोषित कर दिया जाए। हालांकि अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आलाकमान ने जिस तरह से इस पूरे मामले में दखल दिया है तो उसके बाद क्या स्थिति बनती है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर मनीष तिवारी भी अब शांत हो गए हैं, जो कि चंडीगढ़ से सांसद हैं और सीधे तौर पर वो भी ये मामला उठा रहे थे कि उनको कांग्रेस के पंजाब के संगठन में जगह क्यों नहीं दी गई। कांग्रेस आलाकमान ने मनीष तिवारी को ये बताया है कि आपको चंडीगढ़ भेजा गया है, चंडीगढ़ की कांग्रेस यूनिट अलग है और अलग ही कांग्रेस यूनिट यहाँ चंडीगढ़ में काम करती है और आपको चंडीगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़वाने के लिए हमने बहुत पुराने नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल को भी उनके घर बिठा दिया, उनको टिकट नहीं दी और उनकी जगह आपको चंडीगढ़ से चुनाव लड़वाया गया। इसी वजह से आप चंडीगढ़ की राजनीति पर ही फोकस करें, जिसके बाद से मनीष तिवारी खामोश हो चुके हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा दिल्ली से लौटकर पंजाब आ गए हैं। उन्होंने सीधे तौर पे यही कहा है कि जो एक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता की जो भावनाएं हैं उसका ध्यान कांग्रेस आलाकमान को जरूर रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर अब पूरा का पूरा फोकस चरणजीत सिंह चन्नी पर आ गया है और कांग्रेस ने उनको जो संदेश दिया है कि वो कोई भी बड़ा कदम ना उठाएं, शांति से कांग्रेस में बने रहें, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि एक बड़ा दलित चेहरा जो कि पंजाब में है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जालंधर से सांसद है चरणजीत सिंह चन्नी, वो कांग्रेस छोड़कर किसी और पार्टी में चले जाएं या अपनी कोई अलग पार्टी बना लें। इसी वजह से कांग्रेस आलाकमान भी अब इस पूरे विवाद पर नजर रख रहा है। बताया जा रहा है कि रविवार या सोमवार को प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल भी चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे, जहां पर आकर जो आपसी टकराव लगातार कांग्रेस में हो रहा है उस विवाद को सुलझाने का वो प्रयास करेंगे और कांग्रेस के जो अलग अलग गुट इस वक्त बन चुके हैं उनके नेताओं से वो मुलाकात करके इस पूरे विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे। पंजाब के तरन तारण से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति अपने ही सगे जीजा को आग के हवाले कर देता है और मौत के घाट उतार देता है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हालांकि ये मामला 13 जून का है, लेकिन इस घटना की अब फुटेज सामने आई है जो कि काफ़ी डराने वाली है। इस पूरे मामले को लेकर आरोपी साजन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि साजन सिंह की बहन संदीप कौर की शादी 9 महीने पहले तरन तारण के रहने वाले लवप्रीत सिंह के साथ हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही दोनों पति पत्नी के बीच में मनमुटाव चल रहा था, जिसके कारण संदीप कौर तरन तारण के सिंगा गांव के अपने मायके में आकर रहने लगी थी और लगातार विवाद बढ़ता जा रहा था। 13 जून को लवप्रीत सिंह इसी विवाद को सुलझाने और अपने ससुराल के परिजनों से बातचीत करने के लिए सिंगा गांव पहुंचा था। इस दौरान बातचीत के दौरान माहौल बिगड़ गया, दोनों तरफ से काफ़ी बहसबाजी हो गई। इसके बाद लवप्रीत सिंह गुस्से में घर के बाहर आ गया, लेकिन लवप्रीत के पीछे पीछे
साजन सिंह जो कि उसकी पत्नी संदीप कौर का भाई है वो भी आ गया। उसके पास तेल का एक कैन था जिससे उसने लवप्रीत सिंह के ऊपर तेल डाल दिया और लगातार आग लगाने की धमकी देता रहा। इसी दौरान बीच बचाव करने के लिए आरोपी साजन सिंह की भाभी गुरजीत कौर भी पहुंची और बीच बचाव कराने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान साजन सिंह ने धक्का मुक्की में अपनी भाभी गुरजीत कौर पर भी तेल डाल दिया। लगातार इस घटना के दौरान सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि भाभी गुरजीत कौर साजन सिंह को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो बहुत गुस्से में था। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और वहां पर आग लगा दी, जिसके बाद लवप्रीत सिंह इस आग की चपेट में आ गया और आरोपी साजन सिंह की भाभी गुरजीत कौर भी आग की चपेट में आ गई। दोनों ही जिंदा इस आग में जल गए और देखा जा सकता है कि दोनों ने आग लगने के बाद भागकर बचने का प्रयास भी किया, लेकिन इतना तेल उनके ऊपर डाल दिया गया था कि वो पूरी तरह से आग की चपेट में आ गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की तस्वीरें काफ़ी हैरान करने वाली है। पंजाब पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी साजन सिंह को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। लेकिन ये घटना दिखाती है कि किस तरह से आज के वक्त में रिश्ते तार-तार हो चुके हैं। एक मामूली से पारिवारिक कलह के चलते एक व्यक्ति ने अपने ही सगे जीजा को मौत के घाट उतार दिया, बीच बचाव करने आई अपनी भाभी को भी जिंदा जला दिया। तो ये घटना काफ़ी हैरान करने वाली है और इसकी तस्वीरें देखकर बेहद ही डर लगता है कि आखिरकार समाज में ये सब कुछ हो क्या रहा है। पुणे के बहुचर्चित केतन हत्याकांड की चर्चा इस वक्त पूरे देश में है, जिसमें सामने आया कि केतन की मंगेतर सिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर केतन की हत्या कर दी और फिर इस हत्याकांड को हादसा दिखाने का प्रयास किया। अब इसी तरह का हत्याकांड हरियाणा के रेवाड़ी से भी सामने आया है, जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और लाश को नहर में फेंककर इसे हादसा दिखाने का प्रयास किया। मामला रेवाड़ी के जड़थल इलाके का बताया जा रहा है। 21 साल का मोनू पिछले कुछ दिन से लापता था और उसकी तलाश लगातार हरियाणा पुलिस कर रही थी। इसी दौरान रेवाड़ी की आसलवास नहर से एक शव मिला जो कि मोनू की तरह ही दिखाई दे रहा था, जिसके बाद शव की शिनाख्त की गई तो पता लगा कि ये शव मोनू का है, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया और पूरे मामले की जांच की, जिसके बाद ये पता लगा कि मोनू को नहर में गिरने से पहले बेहोश किया गया था और उसके बाद ही या तो उसे नहर में धक्का दिया गया या फिर खुद ही वो नहर में जा गिरा, जिसके बाद मोनू की कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला गया और उसकी पत्नी तन्नू पर जाकर पुलिस को शक हुआ। बताया जा रहा है कि तन्नू का अफेयर सोनू नाम के एक युवक से चल रहा था। इसी वजह से वो अपने पति मोनू से पीछा छुड़वाना चाहती थी। पूरी प्लानिंग के तहत सबसे पहले तन्नू अपने मायके गई और वहां पर बहाने से अपने पति मोनू को मौके पर बुलाया, जिसके बाद सोनू और उसके 2 साथियों ने मिलकर मोनू की हत्या कर दी और उसके बाद शव को रेवाड़ी की आसलवास नहर में बहा दिया गया। ये शव मिलने के बाद इस पूरे ब्लाइट मर्डर की गुत्थी सुलझी है। पुलिस को पहले से ही आशंका थी कि 21 साल का मोनू जिस परिस्थिति में लापता हुआ है उसके पीछे जरूर कोई ना कोई अपराध से जुड़ी कहानी हो सकती है और इसी एंगल पर लगातार तफ्तीश की जा रही थी। फॉरेंसिक सबूत जुटाए गए। इसके साथ ही मोनू और उसकी पत्नी तन्नू के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला गया, जिसके बाद ये पता लगा कि तन्नू का सोनू नाम के एक युवक के साथ अफेयर चल रहा था और ये अफेयर शादी से पहले का था, लेकिन उसने अपने पारिवारिक दबाव के चलते मोनू के साथ शादी कर ली थी। तो ये घटना काफ़ी हैरान करने वाली है, जिस तरह से केतन की हत्या की गई और पूरे हत्याकांड को हादसा दिखाने का प्रयास किया गया। इस हत्याकांड में भी मोनू की हत्या की गई, उसे पहले बेहोश किया गया और उसके बाद उसे आसलवास नहर जो कि रेवाड़ी में है वहां पर बहा दिया गया। ये शव मिलने के बाद ही फिलहाल इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझी है कि कैसे इस हत्याकांड को हादसा दिखाने का प्रयास किया गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जो पत्नी का प्रेमी है उसको गिरफ्तार कर लिया है, पत्नी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और 2 ऐसे लोग जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड में सोनू नाम के आरोपी का साथ दिया है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्याकांड की इस गुत्थी को फिलहाल सुलझा लिया गया है। हरियाणा के पंचकुला से डबल मर्डर का मामला सामने आया है। हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। शुरुआती जांच में पता लगा है कि सबसे पहले पुलिस को संजीत नाम के 20 साल के एक युवक की हत्या की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। जब आसपास के पूरे घटनास्थल का जायजा लिया जा रहा था, इसी दौरान संजीत के दोस्त अर्जुन का भी शव मौके से बरामद किया गया। ये मामला शुक्रवार देर रात का बताया जा रहा है। संजीत ने सबसे पहले अपने परिवार वालों को फ़ोन करके बताया कि वो किसी पार्टी से वापस अपने घर लौट रहा था और पंचकुला के सेक्टर 19 इंडस्ट्रियल एरिया के अंडरपास के पास कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे हैं, जिसके बाद परिजन संजीत के द्वारा बताई गई जगह पर पहुंचे तो संजीत लहूलुहान हालत में मिला, जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाया गया। इसी दौरान संजीत की मौत हो गई।
पुलिस जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी और आसपास के घटनास्थल का मुआयना कर रही थी, इसी दौरान संजीत के दोस्त अर्जुन का शव भी वहीं से बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस में हड़कंप मच गया कि एक के बाद एक दो हत्याएं किसने की है और इस हत्याकांड के पीछे कौन है। इसकी जांच करने के लिए पुलिस ने फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुला लिया। हालांकि शुरुआती जांच में पहले संजीत के हत्याकांड के पीछे उसके दोस्त अर्जुन का ही हाथ माना जा रहा था और पुलिस इसी आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन जब घटनास्थल के नज़दीक ही अर्जुन का भी शव बरामद हो गया तो ये पूरा मामला अब डबल मर्डर का बन चुका है, जिसे लेकर पंचकुला पुलिस अपनी तलाश और पूरा सर्च अभियान चला रही है। इस पूरे हत्याकांड को लेकर सवाल ये भी उठते हैं कि आखिरकार वो कौन व्यक्ति था जिसने पहले संजीत की हत्या की और उसके बाद अर्जुन को मौत के घाट उतार दिया। क्या घटना के वक्त अर्जुन और संजीत दोनों एक साथ ही पार्टी से वापस लौट रहे थे, इस पर भी जांच की जा रही है, क्योंकि जो पूरा घटनाक्रम संजीत ने अपनी मौत से पहले अपने परिवार को बताया है उसमें ये उसने बताया कि सेक्टर 19 इंडस्ट्रियल एरिया के अंडरपास के पास कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे हैं। तो ये लड़के कौन थे, क्या ये कोई लुटेरे थे? और संजीत ने ये बात अपने परिवार को क्यों नहीं बताई कि उसका दोस्त अर्जुन भी उसके साथ है? फिलहाल ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पंचकुला पुलिस तलाश रही है, लेकिन डबल मर्डर की घटना सामने आने के बाद पूरे पंचकुला में सनसनी फैली हुई है। पंचकुला वैसे ही काफ़ी हाई सिक्योरिटी वाला इलाका है, यहाँ पर कई वीआईपीज़ भी रहते हैं, ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त होते हैं। लेकिन जिस तरह खुलेआम सड़क पर एक के बाद एक दो युवाओं की हत्या की गई है, उसे लेकर पंचकुला की कानून व्यवस्था पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस संजीत और अर्जुन दोनों के परिवारों से पूछताछ कर रही है, उनके मोबाइल की कॉल डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है, जिसके आधार पर पुलिस इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दाखिल होने के बाद से ही लगातार स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौसम विभाग ने अभी तक पिछले 3 दिनों में हुई बारिश के जो आंकड़े जारी किए हैं वो काफ़ी हैरान करने वाले हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अब तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 106% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। अकेले किन्नौर जिले में ही सामान्य से 423% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी वजह से किन्नौर जिले में कई जगह पर फ्लैश फ्लड की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कई वाहन तेज पानी के साथ आए मलबे और रेत में दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई नदी नाले इस वक्त तूफान पर हैं और लगातार आने वाले कुछ दिनों के लिए भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लाहौल स्पीति को लेकर जानकारी ये दी जा रही है कि लाहौल घाटी में जो ऊंचे पहाड़ हैं, बर्फ़ वाले पहाड़, वहां पर लगातार बर्फ़ के पिघलने के कारण जालमा और जिस्पा नालों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। यहां पर तेज पानी का बहाव अपने साथ भारी भरकम पत्थर और मलबे को भी बहाकर ला रहा है। इस वजह से मनाली लेह जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कई जगह पर डैमेज हुआ है, उसे ठीक करने का काम बीआरओ के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि सोलन और सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर आने वाले 2 दिनों में तेज और मध्यम बारिश होगी। वहां पर आम लोगों के साथ ही पर्यटकों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर 6 और 7 जुलाई के लिए हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट तो कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में ऑरेंज अलर्ट और ऊना, हमीरपुर, चंबा और कुल्लू जिलों में 6 और 7 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक अब तक पिछले 3 दिनों में जो बारिश हुई है उसकी वजह से प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्तियों को मिला लिया जाए तो 15 करोड़ 27 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही बीते 3 दिनों से जो बारिश हो रही है उसके कारण 49 सड़कें बंद हैं, 3 बिजली के ट्रांसफार्मर, 23 पेयजल परियोजनाएं भी बंद पड़ी हैं, जिन्हें ठीक करने और सुचारू करने का काम किया जा रहा है। तो लगातार हिमाचल प्रदेश के लिए चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। कुल्लू में सामान्य से 195% ज़्यादा बारिश हुई है। किन्नौर जिला, जिसे लेकर मैंने आपको आंकड़ा दिया कि वहां पर सामान्य से 423% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। कुछ इसी तरह से चंबा में 107%, हमीरपुर में 45%, कांगड़ा में 125% और शिमला में 117% बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि सामान्य से ज़्यादा है। तो फिलहाल ये आंकड़े चिंताजनक है। हिमाचल प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं। अलग अलग इलाकों के हिसाब से अलर्ट जारी किए गए हैं। ऐसे में ख़ास तौर पे जो पर्यटक लगातार जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से लगातार
पहुंच रहे हैं मनाली और ऊपर के इलाकों में अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, उनको भी सतर्क रहने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है, एडवाइजरी जारी की गई है। तो इस वक्त हिमाचल में मौसम की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। इसी वजह से आम लोगों के साथ ही पर्यटकों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। अगर अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की बात करें तो वहाँ पर शनिवार सुबह से ही तेज़ बारिश हो रही है। बारिश के कारण मौसम काफ़ी खुशनुमा हो चुका है, लेकिन ये बारिश आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश के लिए कहर भी ढा सकती है। इसी वजह से आम लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। जो पर्यटक बारिश के दौरान यात्रा करते हैं पहाड़ी इलाकों में, उनको भी लैंडस्लाइड के खतरों के बारे में बताया गया है। फ्लैश फ्लड के दौरान किस तरह से तेज़ पानी के बहाव के साथ मलबा और रेत हाईवे पर आ रहा है, उसको लेकर भी चेतावनियां जारी की गई हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों में मौसम खराब रहेगा, तेज़ बारिश होगी। इसी वजह से मौसम विभाग के साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।